सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 3 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे बहुत दुखद खबर है। हाथरस जो कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, वहाँ पे दुर्घटना हुई है। स्टैम्पीड का मामला आया है, भगदड़ जिसे हम कहते हैं। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जिसको लेके कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई बुरी तरह घायल हो चुके हैं और लगभग आंकड़ों के हिसाब से 116 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में और पत्रकारों द्वारा आंकड़ों में अंतर होता है। ज़्यादा लोगों की मृत्यु बताई जा रही है पत्रकारों या न्यूज़ पत्रिकाओं के द्वारा। दुखद खबर है और सरकार इस पे अभी एक्शन ले रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। देखते हैं क्या होता है इसमें डेवलपमेंट्स। इसके अलावा राजनीतिक खबरें उस पर हम नहीं जाते हुए सीधे अपने संपादकीय पे आएंगे। हमारा तो भाई यही सहारा है इस तैयारी का, इस जीवन में संपादकीय। और कल्प मेधा में बहुत ही अनमोल वचन, हम सब तक सत्य पर नहीं पहुंच सकते, हम तब तक सत्य पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व को समुचित आदर ना दें। इसके अभाव में हमें स्वतंत्र विचार और तर्क प्राप्त ही नहीं हो सकते। सत्य सत्य बहुत ही ज़रूरी है जीवन में और आपके कार्य में। बहुत बढ़िया शब्द हैं पेटेड रसेल साहब द्वारा। ये सब आप कोट कर सकते हो, पता है, या लिख लिया करो आप। अगर आप उत्तर लेखन में ना ये कोट कर दोगे, मज़ा आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है ना, लास्ट मोमेंट जब एग्ज़ाम पास में आता है ढूंढते रहते हैं लोग, फिर पता नहीं कोटेशन की किताबें खरीदते रहते हैं। सर कौन सी किताब लें, ये लें वो लें। अरे भैया फ्री में मिल रही है, ले लो, कितनी बढ़िया है। ये लिख लिया करो आप लोग, ठीक है ना। इसे तो ये तो कहीं भी कोट कर लोगे ऐसे वगैरह में ना, या इवन कभी कभी इंटर में बोल सकते हो, कोई दो राय नहीं है इसमें कि ब्रेंडेड रसल साहब ने कहा है सत्य को लेके। एक बहुत बढ़िया स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे मान लो ऐसे था, ठीक है, आपको पूरा आ रहा था, ठीक है, आपने उसमें बीच में ये लाइन घुसा दी। आप देखना आपके उत्तर में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, साथियों, नंबर में इजाफा हो जाएगा। और ये चीज़ें ना एंड मोमेंट में मिलती नहीं है। आपका मुख्य परीक्षा पास में आ जाएगा, आप ऐसे कंटेंट को तरसोगे, ये कंटेंट कहीं से मिल जाए। कोई दिक्कत नहीं साथियों, आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा पहला आर्टिकल है हादसों के आयोजन। ये साथियों हाथरस में हुई दुर्घटना को लेकर ही है। ये समाज से परे है कि किसी कार्यक्रम के आयोजकों का जितना जोर भीड़ जुटाने पर होता है, उसका एक अंश भी उस भीड़ को व्यवस्थित करने पर क्यों नहीं होता। अक्सर धार्मिक उत्सव, मेलों, सत्संग या आदि में आयोजन व्यवस्थागत खमियों के चलते भगदड़ मचने, धम घुटने, पंडाल वगैरह के गिरने से लोगों की मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसा इसकी ताज़ी कड़ी है। साथियों, ये जितनी गलती आयोजकों की है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक सेफ एंट्री। अब देखिए कोई भी आयोजन होता है, ये सुनिश्चित करना चाहिए हमेशा कि एंट्री पॉइंट्स और एग्ज़िट पॉइंट्स कैसे होंगे, कैसे क्राउड को मूवमेंट कराया जाएगा, कहाँ पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्राउड आ जाए कहाँ पे उनको स्टे कराया जाए, कहाँ पे उनको अरेंज करा जाए कि समस्या ना हो। और हमेशा ये सुनिश्चित करा जाए कि जो पैसेज वे हो, जहाँ से लोगों का आवागमन हो, वो खाली रहे, व्यवस्था बनी रहे। और इसमें जितना जिम्मेदारी आयोजकों की है उतनी जिम्मेदारी प्रशासन की भी होनी चाहिए। दुखद है, मैं कई आयोजन को मैंने देखे हैं अपने साथियों, कुछ अधिकारी भी हैं उनसे, उनके सामने मैंने देखे हैं, तो मेरे को ये बुरा लगा देखकर कि प्रशासन का जो रवैया होता है, वो रवैया, मैं हाथरस से कांड पे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं एक इन जनरल कह रहा हूँ। अब वैसे भी बीएनएसएस लागू हो गई है, पता नहीं कब कौन उठा ले जाए। तो इन जनरली क्या होता है कि जो प्रशासन होता है वो बस कागज़ों में अपनी खानापूर्ति कर लेता है कि हाँ हमने परमिशन दे दी है, ठीक है, हमने ये देख लिया है,
हमने आयोजक पार्टी को अपनी ये बातें बता दी हैं, उसे ये अरेंज करने पड़ेंगे, तभी हम अलाउ कर रहे हैं। बट इसमें जिम्मेदारी पुलिस की और प्रशासन की होनी चाहिए कि देखिए अल्टीमेटली ये जिन लोग की मौतें हुई हैं, ये कोई धर्म को साइड में रख दीजिए आप, ये है तो देश का ह्यूमन कैपिटल ना, ये तो ह्यूमन कैपिटल है ना देश का। ये वही कैपिटल है, जब वोट चाहिए होता है तो राजनेता भागे भागे फिरते हैं, और यही ह्यूमन कैपिटल सामान्य जीवन में कोई वैल्यू नहीं होती है। प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसमें, ना कि इस पूरी घटना का लिपापोती करके और निपटाने का काम करना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे कि आप देखिए यूएस वगैरह में वहाँ बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं इस घटना पे किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना हो गई और सर अपना ज्ञान फैलाना शुरू कर दिए। अब मैं इस घटना से हट के बात करना चाहूँगा क्राउड मैनेजमेंट पे, मैं बात करना चाहूँगा इवेंट मैनेजमेंट पे। ये फॉरेन कंट्रीज़ में, इवन फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं, इंडिया में भी ऐसा कोई, इंडिया कोई बैकवर्ड नहीं है। आप दिल्ली एनसीआर के इवेंट्स में, मुंबई के इवेंट में चले जाइए, बहुत वेल मैनेज्ड होते हैं, और गवर्नमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजिंग पार्टी होती है वो भी साथ में मिलके पूरी इवेंट्स को अरेंज करती है, सब कुछ बढ़िया होता है। आप देखिए प्रगति मैदान दिल्ली में है, प्रगति मैदान में कितना बढ़िया अरेंजमेंट्स होते हैं, एम्बुलेंस का, एंट्री का, एग्ज़िट का, क्राउड मैनेजमेंट का, सिक्योरिटी का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ना, ह्यूमन कैपिटल कोई सिर्फ बड़े शहरों में थोड़ी है, हम सब ह्यूमन कैपिटल हैं, ठीक है। और जान बहुत कीमती है, हर किसी की जान कीमती है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल में, कुदरत की फ़िक्र। पिछले कुछ दशकों से पारिस्थितिकी संतुलन के संदर्भ में समूचे जीव जगत के संरक्षण पर खूब बातें होती रही हैं, मगर इस तरह की बातों का कोई ठोस हासिल तभी है जब ज़मीनी स्तर पर व्यवहारिक कदम उठाए जाएं और उसी के मुताबिक नीतिगत स्तर पर नए पहल किए जाएं। मसलन धरती की आबो हवा बिगड़ने की चुनौतियों के समानांतर जैव विविधता और उसके संरक्षण के मामले पर अगर ध्यान दिया जाए तो दुनिया में पारिस्थितिकी से जुड़ी मुश्किलों को भी कुछ कम किया जा सकता है। इस लिहाज से भारत जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने वाला पहला देश बन गया है। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाएंगे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसमें कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, उसमें मैंने ये पहले ही बता दिया था, कम्युनिटी पोस्ट होता है, व्यू चैनल पर जाके देख लेंगे आप, वहाँ पे कल के पहले का होगा फ्लोरा एंड फौना चेकलिस्ट के नाम से मैंने डाला हुआ है। भारत पहला देश बन गया है जिसने डिटेल तरीके से उसके भूभाग में मौजूद प्रजातियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में डेटा तैयार करा हुआ है। इससे क्या होगा ना, इससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आसान होगा। ये डेटा आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट अफेयर्स ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके काम करा है। ZSI का ऑफिस कोलकाता में होता है। इसी बहाने आप पढ़ लीजिएगा कि ZSI क्या है, क्या काम करती है ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, आप उसमें पढ़ लीजिएगा, मैंने डाला हुआ है। उसी की बात करिए यहाँ पे। जलवायु परिवर्तन मानवीय गतिविधियों और जीवन शैली की वजह से दुनिया भर में कई जीवों का अस्तित्व खत्म हो गया है या फिर वे विलुप्त होने के कगार पर हैं, जबकि धरती पर जीवधारियों का होना या जैव विविधता परिस्थितिकी संतुलन के लिहाज से अनिवार्य है। ऑब्वियसली बात, देखिए बायोडाइवर्सिटी तो तभी पॉसिबल है ना, डाइवर्सिटी जब होगी। अब इस आर्टिकल से क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं, आप पढ़िएगा ZSI के बारे में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्थापना कब हुई, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन से मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, कोई महिला हैं क्या, कोई पुरुष हैं। देखिएगा, देखिए याद रखिएगा, पता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगर आप ऐसे याद कर लोगे नहीं ZSI में महिला अध्यक्ष हैं, तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। क्या काम करती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, काम हो जाएगा अपना। बाकी तो मैं वेबसाइट पर डाल ही दूंगा, उसमें निश्चिंत रहिए आप। फिर भी अपने से भी काम करिए और बढ़िया रहेगा, मैं अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप वेबसाइट पर वैसे भी ये, ठीक है। और इसके साथ आप देख लीजिएगा कि कैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा और उन पे काम करा जा रहा है। ज़्यादा नहीं, बस शॉर्ट में रखिएगा, इसी बहाने ना आपका हैंड टू हैंड जो भी स्टैटिक पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप हैंड टू हैंड स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये आर्टिकल है सूचना संजाल और भ्रम का
भंवर। लेख लिखा है अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी जी द्वारा। पारंपरिक जनसंचार माध्यमों से सूचना पाने के लिए व्यक्ति को अलग से समय निकालना पड़ता था, मगर आज डिजिटल मीडिया के ज़रिए व्यक्ति की सूचना से अनवरत जुड़ाव बना रहता है। इसमें रील, शॉर्ट्स जैसे वीडियो प्रारूप पहुंच के मामले से सबसे प्रभावी हो चले हैं। डिजिटल मीडिया की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इसके ज़रिए न्यूनतम समय में वैश्विक पहुंच संभव है, मगर यह भी सत्य है कि सोशल मीडिया की सूचनाएं ही सबसे अधिक संदिग्ध हैं। इन खतरों का कोई समाधान निकाला भी ना था कि इसमें कृत्रिम मेधा की रचनात्मकता और डीप फेक की धूर्तताएं भी शामिल हो गईं। कितना बढ़िया व्यंग है, लेखक द्वारा शुरुआत में ही दे दिया है कि अभी तो हम फेक न्यूज़ से ही जूझ रहे थे, फेक न्यूज़ से ही लड़ रहे थे। रास्ते में इसके दोस्त और मिल गए, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डीप फेक। इन लोगों ने है ना खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार। और इससे क्या होगा, तीन यार मिल जाएंगे तो मिस इन्फॉर्मेशन, माइंड मैनिपुलेशन, मस्तिष्क को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने का हथियार मिल जाएगा गलत लोगों को। और क्या होगा ये तीन मिल गए तो, ऑनलाइन हैरेसमेंट। अभी यूएस में खबरें आई थी, आप सब पढ़ लीजिएगा। मैं तो बहुत अखबार पढ़ता हूँ और लगभग मैं 5 से 6 न्यूज़ चैनल्स कवर करता हूँ ग्लोबली। अभी यूएस में खबर आई है, स्कूल की ट्वेल्थ क्लास मान सकते हैं हम, मतलब 12th के बराबर की ही लड़कियाँ थीं। उनकी जो नॉर्मल इंस्टाग्राम पे फ़ोटो वगैरह डालती थीं, तो किसी शरारती बच्चे ने, उन्हीं के स्कूल के बच्चे ने, और उसे प्रॉपर्ली मुकदमा उस पर दर्ज हो भी गया और वो कम्युनिटी सर्विस दे भी रहा है इस समय। हालांकि नाबालिग था तो कोई ऐसे उम्र कैद वगैरह नहीं हुई है, बच्चा ये नाबालिग, तो उसको बस कम्युनिटी सर्विस देके उससे काम करवाया जा रहा है वहाँ के लीगल सिस्टम के हिसाब से। मुद्दे पे आते हैं, हुआ क्या था कि उस लड़कियों की इंस्टाग्राम से उसने फ़ोटो निकाल के एआई से एडिट करके और डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक आपत्तिजनक फ़ोटो ही जनरेट करी और उनको अपलोड कर दिया। अब दुर्भाग्य ये है कि मैंने कहा ना, जब तीन यार मिल जाएंगे, एआई, डीप फेक और अपना तो है ही ऑलरेडी तीसरा दोस्त। बताइए क्या था, भूल गए क्या? याद करो। जब ये तीन दोस्त मिल जाएंगे तो क्या कहा था मैंने, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगी, गलत सूचनाएं। वो तस्वीरें वायरल हो गई और लोग को लगने लगा कि एकदम ओरिजिनल तस्वीरें हैं। उससे ऑनलाइन हैरेसमेंट बढ़ गई। कितनी मुश्किलों से उन छात्राओं को गुजरना पड़ा। फिर जब पुलिस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, तो पता लगा कि वो उनकी तस्वीरें नहीं थी, किसी ने मैनिपुलेट करके डाली थी। मगर इस पूरी घटना में सोचिए कितना मेंटल ट्रॉमा उनको झेलना पड़ा होगा। ये खतरा और बढ़िया है जो कि लेखक ने पहले ही पैराग्राफ में हमारे सामने ला के रख दिया है। पहले तो फेक न्यूज़ है, आज की तारीख में बिना कुछ वेरीफाई करे सोशल मीडिया पे कुछ भी डल जा रहा है ना। कोई भी रील बना के डाल दे रहा है, कुछ भी वीडियो बन जा रही है। इससे माइंड मैनिपुलेशन हो रहा है, रियलिटी कुछ और होती, दिखा कुछ और जा रही है आपको। अभी कोई भी पेशा ऐसा नहीं है जिसका विशेषज्ञ यूट्यूब पर ना मिल जाए। सही बात है, हम भी यूट्यूब पर ही हैं। इसकी सकारात्मकता तो उत्साहजनक हो सकती है, क्योंकि कोई चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिविल अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ जैसे अति व्यावसायिक व्यक्ति प्रायः निःशुल्क वीडियो समाज के लिए परोस रहे हैं। ये भी अच्छी बात है। देखिए कितने प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अच्छे हैं, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, सीएज हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्री वीडियोस दे रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। ये भी अच्छी बात है। बदले में उसकी अपेक्षा अपने दर्शकों से महज ये है कि वह उस वीडियो को पसंद और प्रसारित करें और उसके उस चैनल को सदस्यता ग्रहण करें। वही हर कोई चाहता है ना, चैनल ग्रोथ हो, लाइक मिले और लोग जानें। इन्हीं मानकों पर उस वीडियो का अर्थतंत्र संचालित होता है। ऐसे लोगों को यूट्यूबर कहा जा रहा है, जो एक पुनरुत्पादन पेशा बन चुका है। अब तो भैया फुल टाइम वो एम्प्लॉयमेंट हो गया है यूट्यूब बहुत लोग के लिए। ऐसे लोकप्रिय यूट्यूबर या डिजिटल वक्ता जिनकी सामाजिक उपयोगिता बनती है, उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाता है ना। अब देखिए ना, ये स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है, यूट्यूबर बनना। जैसे कि यूट्यूबर बन गए आप, अभी नहीं, अभी आप क्या हो,
अभी आप PCS, यूट्यूब में PCS हो। अब आप बन गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपकी रीच बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गई कि अब आप जो बोल रहे हो वो लोग सुन रहे हैं, मान रहे हैं। अब आप हो गए यूट्यूब में और सीनियर पोस्ट पे। हालांकि मैं इन पोस्टों को बिल्कुल भी यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। सीनियर हो गए अब मतलब लोग पहले सिर्फ आपकी वीडियो मनोरंजन के लिए देख रहे थे, अब लोग आपकी वीडियो से मतलब निकाल रहे हैं। अब लोग आपकी वीडियो को सुन रहे हैं, आपके विचारों को अपने विचार बना रहे हैं। तो आप हो गए हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वो आपकी जीवन शैली को अपनी जीवन शैली समझने लग गए हैं। कितनी सही बात कही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संज्ञा दी जा रही है और सरकारें उनको उनकी सामाजिक भूमिकाओं को देखने हुए अलग से सम्मानित भी कर रही हैं। आजकल तो देखिए गवर्नमेंट भी अवार्ड दे रही है यूट्यूबर्स को। यही कारण है कि देश में सैकड़ों मुख्य धारा के पत्रकार, बुद्धिजीवी, दूसरे पेशे के लोग यूट्यूब आदि माध्यमों के लिए शॉर्ट रील बना रहे हैं। टेलीविज़न की TRP वाली बीमारी का समाधान मैं यहाँ पे आ गया हूँ। हम खोज भी नहीं पाए थे कि इससे अधिक संक्रामक बीमारी यूट्यूब वाली हो गई है। अब देखिए यहाँ तक तो पॉजिटिव बातें करी कि कैसे अब लोग यूट्यूब पे आ गए हैं, वगैरह वगैरह काम हो रहा है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि यूट्यूब पे भी फर्जीवाड़ा चल गया है, जिसमें कई बार हिंसक, सनसनी और उत्मादी थंबनेल लगाकर पैसे पत्रकार भी अपना वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप देखें ना यूट्यूब पे आजकल क्या हो रहा है, थंबनेल कैसा लगा होगा, बिल्कुल कोई खतरनाक सा लगा होगा। एक आदमी ऐसे खड़ा होगा, बिल्कुल चौंक रहा होगा, है ना, एक बिल्कुल चौंका हुआ शक्ल बनाई जाएगा उसमें अपनी। ये देखो, इसने मार दी उसको गोली, क्या हुआ फिर, बिल्कुल ऐसा लिखेंगे सनसनीखेज वाला। नीचे एक और थंबनेल बना देंगे, अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आज शाम तक तुम्हारे इतने पैसे उड़ जाएंगे। ये सब फेक है, सब ये माइंड मैनिपुलेशन है। दूसरी तरफ इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया पर समाचारों के शीर्षक ऐसे तैयार किए जाते हैं जिसमें सूचनाएं परोसने से अधिक छिपाने का यत्न होता है। टाइटल्स ऐसे कैची बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। आगे आएंगे, यहाँ सब बातें वही करी गई हैं रील और यूट्यूब के बारे में। खुराफात और करतब के नशे का अंदाज़ा इसमें लगा सकता है कि एक रपट के अनुसार उत्तराखंड में रेल से होने वाली दुर्घटनाओं में 67% की वृद्धि हुई है। इसका कारण लोगों का ट्रेन, ईदगाह, सेल्फी लेना और रील बनाना है। मतलब उत्तराखंड में क्या हुआ है कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, वो सोशल मीडिया में रील अपलोड करने के चक्कर में हो गई है। कोई ट्रेन के आगे खड़ा हो गया है, मतलब कोई ट्रेन के कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जो ट्रेन में आप देखते हो बोगी होती है, उसमें गेट होता है, ये ज़बरदस्ती गेट पर खड़े होकर रील बनाते थे हाथ निकाल के बाहर, और कोई ऐसे झूल रहा है यहाँ पे, ऐसे करके अपना मौतें हो जा रही हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, ट्रैक के बगल में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल पास में, उनको लगेगा कि भैया ट्रेन तो दूर जा रही है, पर वो बिल्कुल पास में खड़े होंगे, इतने में ट्रेन टक्कर मार देती है। तो ये घटनाएं बढ़ रही हैं। ये नशा दिन दिन दहाड़े बढ़ रहा है। डिजिटल मीडिया में एक नई संस्कृति का प्रश्य दिया है, जिसमें नए प्रतीक, प्रतिमान और मूल्यबोध के साथ नए मुहावरे और भाषा शैली विकसित हो रही है, जो आम समाज के लिए सहज नहीं है, बल्कि कई मामलों में इससे व्याप्त भाषिक और कथ्य के संस्कृतिकरण की प्रवृत्ति से सूचनाओं की अभिव्यक्ति से अधिक भ्रम फैला जा रहे हैं। देखिए ये भी समस्याएं बढ़ी रही हैं। आजकल देखिए यूट्यूब पर सब कुछ हो रहा है, अभद्रता भी हो रही है, गाली गलौज भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई मानक ही नहीं बचा है। तो ये इसको लेके लेखक ने बड़ा अच्छा हमारा ध्यान केंद्रित करा है कि एक तो माइंड मैनिपुलेशन बहुत आसान हो गया है। देखिए न्यूज़ चैनल्स और मीडिया भी ऐसा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। न्यूज़ चैनल्स हैं आपके, और जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनको थोड़ा सा हमेशा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, सब चीज़ बढ़िया है, ठीक है ना। पर जो यूट्यूब पे आजकल हो रहा है कि ऐसा कोई मानक तो रहा नहीं है यूट्यूब का, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, ये खतरा है। माइंड मैनिपुलेशन बहुत आसानी से हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आप अपने आप से पढ़ लिया करिए। ये वाला मैं सिर्फ इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि ये वाला पोर्शन इतना बढ़िया है, मैं चाहता नहीं हूँ कि इसका इंटरप्रिटेशन मैं करूँ। ये बहुत अच्छा आर्टिकल होते हैं, ये आप खुद से पढ़िए। इसे पढ़ने के बाद आपको जो एक मन में ना आनंद का अनुभूति होगी, एहसास होगा, मज़ा आ जाएगा आपको। बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये वाला, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। देखिए हर चीज़ की इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना, हम सिर्फ लिमिटेड कंटेंट रखेंगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन परीक्षाओं में क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वांटिटी तो ओवरलोड है इस तैयारी में, आप बस क्वालिटी पे जाइए। आप क्वालिटी पे जाइए, आपका काम हो जाएगा। आगे
आगे बढ़ते हुए देखते हैं कौन सी खबरें हैं। बाकी देखिए बहुत से करंट अफेयर मैं जिसमें छुड़वा देता हूँ अखबारों में, तो चिंता मत करिएगा, वो पक्का करंट अफेयर कवर हो जाएगी आपकी वेबसाइट पे, निश्चिंत रहिए आप एकदम। खेल जगत से खबर है, विंबलडन के पहले दौर में हारी चैंपियन मार्केट वेड्रोसवा। विंबलडन चल रहे हैं अभी, जोकोविक तो एक तरफा जीत के साथ किया आगाज़। जोकोविक तो मतलब ये तो लगता है कि सरकारी हो गए हैं एकदम परमानेंट। ये जोकोविक हैं और एक दो खिलाड़ी और हैं, ये अपने खेलों में ना सरकारी हो गए हैं। तो सरकारी भर्ती ऐसे होती है ना, एक बार लग गई तो लग गई है बस। ये लोग जीते ही जा रहे हैं, अच्छी बात है, खेल मेहनत करेंगे तभी जीतेंगे। बढ़िया है, आज के लिए इतने रखते हैं, और जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हमारी वेबसाइट पे कवर्ड है। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए, और कल फिर मिलेंगे। और कोई भी बात हो आप लिख सकते हो, हम उस पर संज्ञान लेंगे। धन्यवाद।